नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम जेम्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों से जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अनूठे प्रयास से नई बुलंदियां पाई है। तो चलिए मिलते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी, नारायणा हेल्थ MMI हॉस्पिटल से। वेलकम। तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में हमें कुछ बताइए, ये क्या है और जो ट्रेडिशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उससे ये कैसे अलग होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी में नाम ऐसा है कि इसमें रोबोट नाम का एक टूल यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। तो इसमें होता क्या है कि करते तो हम सर्जन ही हैं, बट इसमें एक रोबोट नाम का इंस्ट्रूमेंट्स या टूल कह लें जिसको यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। आइडियली इट शुड बी कॉल्ड रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। तो इसमें हम लोग एक्चुअली रोबोट सर्जरी के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक सर्जन कंसोल्स होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है, तीसरा विजन कार्ट होता है। तो जो सर्जन्स होते हैं, हम लोग जो सर्जन्स होते हैं वो सर्जन कंसोल पर बैठते हैं। वहाँ पे जो विजन होता है उसको देखते हुए हम रोबोट जो पेशेंट के ऊपर डॉक किया रहता है उसको हम लोग गाइड करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और उसके थ्रू सर्जरी करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी। और आपका अगला सवाल था कि ट्रेडिशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैसे भिन्न है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है। दोनों एक्चुअली है तो दोनों मिनिमल एक्सेस मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, लेकिन ट्रेडिशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग जो विजन यूज करते हैं दैट इज 2D विजन। दैट इज मीन्स उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ का अपने को पता रहता है, डेप्थ का परसेप्शन नहीं रहता है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हम जब रोबोट करते हैं तो हमें 3D विजन दिखती है और वो भी काफ़ी मैग्नीफाइड रहती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो विजन रहती है वो करीब करीब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रहती है, तो रोबोटिक सर्जरी में ये 10 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाती है। पहला डिफरेंस तो यह है। दूसरा, जो लैप्रोस्कोपी करते हैं तो कैमरा कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में होता है, जबकि यहाँ पे ये कैमरा भी हमारे कंट्रोल में रहता है, तो उससे काफ़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और काफ़ी स्मूथ मूवमेंट होता है हमारा जब हम सर्जरी करते हैं। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो इसके रिस्ट होते हैं काफ़ी ह्यूमन रिस्ट से सिमुलेट करते हैं। तो जैसे हमारा ह्यूमन रिस्ट में मल्टीपल ज्वाइंट्स हैं, वहाँ पे भी मल्टीपल ज्वाइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जो हमें सर्जरी करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी। फिर और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे पेशेंट को पेन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जो मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का होता है वो पेट के अंदर रिस्ट पे होता है, नॉट एट द एब्डोमिनल वॉल लेवल जैसे कि लैप्रोस्कोपी में होता है। इसको हम लोग फल्क्रम इफेक्ट बोलते हैं। तो पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी कम पेन होता है जी। तो ये पहला तो मतलब हुआ हमारा ट्रेडिशनल सर्जरी, जहाँ पे जो सर्जन होता है वो खुद ऑपरेट करता है सीधा सामने देख के पेशेंट को। सेकंड है लैप्रोस्कोपी, जहाँ पे टेलीस्कोप जैसे जो ट्यूब होती है वो अंदर डाल के फिर ऑपरेट किया जाता है और सर्जन वहीं पे होता है। रोबोटिक सर्जरी में आप कह रहे हैं कि सर्जन और कहीं होता है? जी, हम लोग होते तो एक रूम में ही है, बट पेशेंट से हम लोग काफी थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। सर्जन कंसोल पे बैठते हैं, लेकिन वहां पे हम सारा मूवमेंट कंट्रोल हमारे ही हाथ में होता है। रोबोट अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वही प्रश्न होता है कई लोगों के मन में कि ये रोबोट करता है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्जन करता है। जी, ये बहुत कॉमन मिथ है। पेशेंट को बताना पड़ता है भाई सर्जन मैं ही हूँ, रोबोट कुछ नहीं करेगा, हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है। इसीलिए सर्जन का एक्सपीरियंस होना और ट्रेन होना इसमें काफी जरूरी होता है। तो और क्या मिथ्स है इसके बारे में, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक नई सर्जरी है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, अभी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को उतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो और क्या क्या आपको सुनने आता है या मिलता है इसके बारे में? जी, एक तो बहुत कॉमन मिथ यही हो गया, जैसे मैंने बताया कि रोबोटिक में रोबोट सर्जरी करता है, सर्जन या ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है, जो कि मैंने भी बताया ऐसा कुछ नहीं है, सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। दूसरा मिथ ये भी है कि मशीन कहीं अपने आप ऑटोनोमस न हो जाए और सब कुछ मूवमेंट अपने आप करने लग जाए, वो भी एक गलत मिथ है, क्योंकि ये इसमें ऑटोनोमी रोबोट को दी ही नहीं गई है। इसमें लेवल 1 एंड ऑटोनोमी बोलते हैं हम लोग, मतलब उसको अपने आप वो कुछ नहीं करेगा जब तक हम उसको हमारे जो मूवमेंट है केवल उसी को फॉलो करेगा जी। और अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनफैक्ट इसमें इतना ज़्यादा सेफ्टी लेवल है कि जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जब कंसोल पे बैठते हैं तो हमारा हेड थोड़ा अंदर की तरफ रहता है मशीन के अंदर,
तो वो एक हेड सेंसर लगा होता है जो हमारे हेड को सेंस करता है। अगर हम गलती से भी बाहर अपनी हेड को बाहर करें या किसी ने बाहर से पुकारा या हमें कुछ बताना है अपनी टीम को, तो हम अगर अपनी हेड को बाहर करेंगे तो सारा का सारा स्टेप्स जो है वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो होता है तो उससे रोबोटिक सर्जरी के लिए क्या अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? जी, इसमें ऐसा है कि है तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सटेंशन। अब जो सर्जिकल स्टेप्स जो रहते हैं, जो बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो हम चाहे ओपन करें, लैब करें या रोबोटिक करें, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। और वो हमारी ट्रेनिंग ड्यूरिंग हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ एक्सपीरियंस हमें वो पता है। तो उसके लिए कोई अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है मशीन्स के लिए। मशीन के बारे में समझना, उसके फीचर्स को समझना, उसमें क्या क्या हमें लेप्रोस्कोपी से क्या भिन्न है वो समझना, कुछ चीजें अनलर्न भी करनी पड़ती है और कुछ नई चीजें लर्न करनी पड़ती है। बट दैट इज मेनली अबाउट दी मशीन्स ओनली। इसके लिए कंपनी वाले ही कुछ ट्रेनिंग देते हैं और फिर आपको कुछ सिमुलेशन में प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। तो जैसे अभी आपने कहा कि इसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो एक बात मन में आती है कि क्या फिर इसका कॉस्ट, क्योंकि रोबोट कहेंगे तो ऐसे लगता है अरे मशीन है, बहुत बड़ा कुछ होगा, इसका कॉस्ट हमारा ट्रेडिशनल सर्जरी हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, इससे क्या कहीं ज्यादा होता है? जी, ज्यादा होता है। इसके रीजन ये है कि जो रोबोट मशीन है उसका वन टाइम कॉस्ट ही वेरी करता है अराउंड 10 करोड़ टू 18-19 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मॉडल एंड विच कंपनी वर टेकिंग। तो एक तो वो है। दूसरा, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अंदर में एब्डोमेन के अंदर हम लोग डॉक करके डालते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट, एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख के अराउंड ऑन एवरेज होती है, जो 10 केसेस तक चलती है। 10 केसेस के बाद दैट विल नॉट वर्क, हमें वो डिस्कार्ड करना होता है, एक्सपायर हो जाता है, मशीन ही नहीं लेता है उसको। तो आप किसी भी सर्जरी में हमें 2 आर्म्स तो मिनिमम चाहिए, 2 हाथ चाहिए काम करने के लिए। तो आप 2 आर्म्स यूज करेंगे तो 60,000। तो इस वजह से थोड़ा 60,000 प्लस 10,000 और मिसलेनियस आप कॉस्ट जोड़ सकते हैं, तो 70-80,000 एक्स्ट्रा पड़ता है अगर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इसको कंपेयर करें तो। बट चूंकि इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि 70-80 हजार के लिए कोई अगर रोबोटिक सर्जरी मना कर रहा है तो क्या बेनिफिट्स है? जैसे आपने कहा कि अगर हमें उतना इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके हिसाब से कितना हो? जी, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट तो इसका विजन है। इसका विजन 3D विजन होता है और मैग्नीफाइड होता है। आप ऐसे समझिए कि हम जो अभी कमरे में बैठे हैं तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ का ही पता है, वो हमारा कैमरा कितना डिस्टेंस पे है वी नो। लेप्रोस्कोपी में ये डेप्थ परसेप्शन थोड़ा कम रहता है। एक्सपीरियंस सर्जन उसको अब कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि गॉल ब्लैडर कितना दूर है या जो भी सर्जरी का टारगेट ऑर्गन कितना दूर है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे 3D विजन से, क्योंकि हमारा वो नेचुरल विजन है। तो एक तो बेनिफिट ये होता है, दूसरा 10 टाइम्स मैग्नीफाइड रहता है। तो ये हमें अगर अंदर के स्ट्रक्चर बड़े दिखेंगे और 3D लेवल में देखेंगे तो हमें सेफ्टी जो सर्जरी की है वो काफी बढ़ जाती है। इसमें रिकवरी पीरियड का कोई रिलेशनशिप है? जैसे लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक हो, तो क्या पेशेंट जल्दी घर जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती है इसमें? तो इन फायदों के बारे में बताइए। वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। तो ये भी एडवांटेज हो गया। और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनके रिस्टेड आर्टिकुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हमें कम्प्लेक्स सर्जरी करने में हम अच्छा रहता है, क्योंकि हमेशा आपको सीधा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। हमारे जो ह्यूमन एनाटॉमी है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें बहुत सारे मूवमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, डिफरेंट एंगल में करनी पड़ सकती है। तो चूंकि इसके मूवमेंट इतने ज्यादा है और इतना ज्यादा 360 डिग्री तक रोटेशन है, तो ये हमें काफी ज्यादा एडवांटेज देता है और वो भी एक सर्जरी को सेफ बनाता है। तो पेशेंट के लिए अगेन एक बेनिफिट हो गया। थर्डली, कैमरा मैंने बताया, कैमरा हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है, तो स्टेबिलिटी देता है, तो अगेन सर्जरी काफी स्मूथ होता है। ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ावा दे रहा है। थर्ड क्या होता है, ट्रिमर। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रिमर है जो होगा ही होगा, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस सर्जन हो या कुछ हो। एक नॉर्मल सा अनइंटेंशनल ट्रिमर जिसको बोलते हैं, दैट कैन हैपन। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रिमर को फिल्टर कर देता है, तो वो भी एक सेफ्टी को इंक्रीज कर रहा है। थर्डली, चूंकि मैंने बताया कि पेन इसमें काफी कम होता है, बिकॉज इसमें अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, एब्डोमिनल वॉल पे नहीं हो रहा है, तो पेन कम होता है, तो पेशेंट जल्दी घर चले जाता है। और पेशेंट की अंदर जो सर्जरी जब करते हैं तो इतना प्रिसाइज मूवमेंट होता है, इतना हाई प्रिसीजन रहता है कि ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के रेट भी काफी कम हो जाते हैं इन सब वजहों से।
और चूंकि मैंने बताया पेशेंट का पेन भी कम हो रहा है, तो पेशेंट और जल्दी घर जा सकता है, और जल्दी घर जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी दवाई की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ रही है, हॉस्पिटल कॉस्ट बच रहा है। एट द सेम टाइम ही कैन ज्वाइन हिज वर्क और हर वर्क एज सुन एज पॉसिबल, तो वहां पे भी उसका वर्क लॉस और फाइनेंशियल लॉस कम होगा, और तो जो एक्स्ट्रा इधर लग रहा है तो दैट कैन बी लिटिल ऑफसेट। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल केसेस में होती है या और कहीं पे भी होती है, और कोई सिस्टम में भी इसका काम आता है? नहीं, अभी तो ये करीब करीब सभी फील्ड में रोबोटिक का यूज है। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले ज्यादातर यूरोलॉजी और गायनी में यूज होता था। यूएस में स्टार्ट हुआ था तो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, खासकर जो प्रोस्टेट कैंसर के होते थे उसमें ज्यादा यूज होता था, और कॉम्प्लेक्स गायनी केसेस में ज्यादा होते थे। बट अभी रिसेंट ट्रेंड ये है लास्ट 10 ईयर्स में कि अब जीआई सर्जरी में इसका जो यूज है या जो नंबर्स करने का जो परसेंटेज है वो काफी लास्ट 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ये रोबोट यूरोलॉजी एंड गायनी सर्जरीज को भी सुपरसीड कर गया है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैंने बताया जीआई में यूज हो गया, यूरो में हो गया, गायनी में हो गया, एंड देन ऑन्को सर्जरी में काफी यूज है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी करनी होती है और कॉम्प्लेक्स सर्जरी करनी होती है। जैसे कैंसर, जो सर कह रहे हैं कि ऑन्को मतलब जो कैंसर सर्जरीज होती है वो कई बार ऐसे जगह पे होती है कि हम पहुंच नहीं पाते, इवन लैप्रोस्कोपिकली, तो आई थिंक रोबोटिक का वहां पे बहुत फायदा हो सकता है। कार्डियक सर्जरी में आजकल लोग काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसका यूज है। तो ऐसी कोई कंडीशंस है या डिजीजेस है जहां पे इसको मना किया जाता है कि नहीं कर सकते इससे? ऐसे कोई डिजीज स्पेसिफिक या कह लें ऑर्गेन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है तो वो हमें डिमांड करती है कि पेशेंट का या तो जल्दी से हम ऑपरेशन करें, या कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, शॉक में है, या कार्डियक पल्मोनरी कंडीशन, कार्डियक मतलब हार्ट और लंग की कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। क्योंकि क्या होता है लेप्रोस्कोपी में भी और रोबोटिक में भी हमें अंदर कुछ CO2 गैस इनसफलेट करने पड़ते हैं टू मेक ए स्पेस टू वर्क अराउंड, तो वो पेशेंट कभी भी टॉलरेट नहीं करता अगर पेशेंट को हार्ट और लंग की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग इवन लेप्रोस्कोपी भी कई बार ये मना करते हैं और फिर ओपन में ही जाते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि इस वाले सर्जरी में लैब करेंगे तो बेटर है, रोबोटिक करेंगे तो बेटर है, ऐसा नहीं है। बस पेशेंट की कंडीशन कभी कभी डिमांड ऐसा कर सकती है, क्योंकि इसमें टाइमिंग का भी इशूज है, क्योंकि इसमें डॉकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अनडॉक करने में टाइम लगता है। तो अगर हमें टाइम बचाना है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हमें बहुत जल्दी करनी है, तो समटाइम्स वी अवॉइड दिस रोबोटिक सर्जरी। और अगर रेगुलर केसेस हो जहां पे आपने रोबोटिक सर्जरी प्लान की है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन फिर अगेन ऐसा कोई रोबोटिक स्पेसिफिक नहीं है। अगेन कॉम्प्लिकेशन जो है, जैसे अगर सर्जन को ट्रेनिंग पूरी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या फिर अगर कोई पेशेंट को ऐसा कोई डिजीज स्पेसिफिक या कोई ऐसा स्पेसिफिक कि रोबोट के कहने कि रोबोट की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट अगर पेशेंट ने सर्जन ने अगर पेशेंट का सिलेक्शन अच्छे से किया है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी से है, और उसने काफ़ी समय पहले सिमुलेशन बोलते हैं मतलब वर्चुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर उस पर काफ़ी समय बिताया है और उनको एक्सपीरियंस है, सर्जिकल नॉलेज उनको अगर अच्छा है, एनाटॉमी का नॉलेज अच्छा है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें अलग से नहीं है। जी, तो ऐसा कहते हैं कि या सुनने में आता है कि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ उच्च स्तरीय अस्पतालों में ही मिलती है। क्या ये सच है? क्या हमारे यहाँ आम जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है? जी, पहले तो जैसे अगर मैं 5 साल पहले और अभी की बात करें तो 5 साल पहले ये जरूर था कि केवल मेट्रोज में या कोई हाई वॉल्यूम सेंटर पे या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही इसकी सुविधा होती थी, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि इसमें कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व है। एक तो कॉस्ट वन टाइम कॉस्ट है, देन रिकरिंग कॉस्ट भी है, इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट भी है, तो कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। तो अब 15 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट सब हॉस्पिटल को लेने के बस की बात नहीं होती थी। तो इसका यूज़ पहले मेट्रोज में काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ रहा है और जैसे जैसे अब दूसरी कंपनीज भी आ रही हैं या इनका खुद का पेटेंट काफ़ी ख़त्म हो गया है, तो ऑलरेडी कॉस्ट काफ़ी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स के कॉस्ट भी इन्होंने कम किए हैं, तो ये धीरे, और चूंकि इनके बेनिफिट्स अब लोगों को पता पड़ने लग गए, तो इन सब वजहों से अब इनकी जो यूज़ है या इनका जो पॉपुलरिटी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। और अब Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी लोग कर रहे हैं। हमारे रायपुर में ही करीब करीब 3 या 4 मशीन्स हैं रोबोटिक के, तो अब तो काफ़ी यूज बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं,
तो और कॉस्ट भी कम होगा, तो इस वजह से ये आने वाले दिनों में इसकी और ज़्यादा यूज़ और बढ़ेगी। जी डॉक्टर सिन्हा जी, आप यहाँ पर आए, हमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।